दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीएम मिश्र और अनसुनी किस्से में आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी निःशब्द निशा। अपर्णा की प्रतिक्रिया के इंतजार में विभोर चुप बैठा था। अपर्णा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे को एक उदासी घेरती जा रही थी। विभोर, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। सोचा कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे और तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित होगी। निशा एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई है। इस जानलेवा हादसे ने उसकी जुबान छीन ली है। डॉक्टर का कहना है कि दिमाग में गहरी चोट आई है, अब वो कभी न बोल पाएगी। तो आइए सुनते हैं ये हृदय स्पर्शी कहानी। लो, फिर आ गई आंख मटकाते हुए। लगता है घर में इसके पास कोई काम नहीं है। जब देखो तब दौड़ी चली जाती है। भाभी भाभी ऐसे चिल्लाकर बुलाती है जैसे भाभी को कोई तोहफा देने आई हो। कान पक गए हैं इसकी चपर चपर सुन के। निशा को घर आते देख विभोर की त्योरियां चढ़ाई। वो बिस्तर पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। आज भाभी अपर्णा ने मुगौड़ी बनाई थी। विभोर को मुगौड़ी बहुत पसंद थी और अपर्णा उसकी पसंद का खास ख्याल रखती थी। अपर्णा कढ़ाई से गर्मा गर्म मुगौड़ियाँ निकालकर प्लेट में रखती जा रही थी और विभोर उन्हें फूंक फूंक कर टमाटर की चटनी के साथ पेट में भरता जा रहा था। वो इंतजार में था कि कब किचन से भाभी की आवाज़ आए। बस कर विभोर, अब खत्म हो गई, और वो प्लेट नीचे रखे। अक्सर ऐसा होता था, जब अपर्णा मुगौड़ी बनाती तो विभोर खाने की होड़ सी लगा बैठता। मुगौड़ी तलने से अपर्णा जब हाथ खड़े कर देती तब हाथों में लगी चटनी चाटते हुए विभोर बेमन प्लेट नीचे रखता। इधर विभोर ने प्लेट रखी और उधर भाभी भाभी पुकारती हुई निशा उसके कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। निशा के चेहरे पर दिख रहा उतावलापन बता रहा था मानो भाभी से उसे बहुत जरूरी बात करनी हो। भाभी कहाँ है? निशा ने भौं चढ़ाकर विभोर की ओर देखते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, जाकर ढूंढ लो। रूखे स्वर में जवाब देकर विभोर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा। ए मिस्टर, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं ना। भाभी कहाँ है? निशा ने ऐसे पूछा जैसे उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभोर बाध्य है। देखो किचन में होंगी। विभोर यूं बोला मानो वो सिर पर आई बला को टालना चाह रहा हो। ढंग से बात भी नहीं करता, जैसे कोई लाट साहब हो। निशा बुदबुदाते हुए किचन की ओर दौड़ पड़ी। निशा विभोर के घर से आगे 2 घर छोड़कर तीसरे घर में रहती है। पिता सरकारी वाहन चालक हैं। एसडीएम की गाड़ी चलाते हैं। फिर भी एसडीएम का ड्राइवर होने का कोई गुरूर नहीं दिखता उनमें। सीधे सादे सरल इंसान हैं। माँ घर में ही रहती हैं। निशा अपने माँ बाप की इकलौती लाडली है। घर में ऐसे रहती है जैसे पूरा घर उसी ने थाम रखा हो। दिन भर चहकती उछलती रहती। बातूनी इतनी कि घर की दीवारों के सामने भी वो अपना रौब झाड़ती रहती। बिल्कुल बिंदास जिंदगी थी उसकी। यूं तो पड़ोसी होने के नाते निशा का विभोर के घर आना जाना बचपन से था, लेकिन जब विभोर के बड़े भाई शौर्य की शादी हुई और उसकी भाभी अपर्णा आई, तब से निशा का ज़्यादातर समय विभोर के घर में ही बीतने लगा। सुबह आंख खोलते ही वो भाभी भाभी चिल्लाती विभोर के घर धमक पड़ती। इसके बाद फिर उसकी बातों का जो सिलसिला शुरू होता, बड़ी मुश्किल से विभोर की दखल अंदाजी के बाद ही खत्म होता। अपर्णा भी निशा को बहुत चाहती थी। एक तो दिन भर के लिए मुंह लगा साथी, दूसरा उसकी बातों में खुलापन। अपर्णा के लिए निशा एक ऊर्जा के समान थी। हालांकि विभोर को निशा का ज्यादा बोलना एवं वक्त बेवक्त घर आना पसंद ना था। वो अक्सर अपर्णा से कहता, भाभी निशा को तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। मुझे इसकी बड़बड़ अच्छी नहीं लगती। इतना चंचनाती है कि ठीक से पढ़ भी नहीं पाता। विभोर की बातों पर अपर्णा चुटकी लेती। मेरे लिए थोड़ी ना आती है वो। मुझे तो लगता है मेरे बहाने तुझे देखने आती है।
वैसे मैं बताऊं विभोर, बहुत अच्छी है निशा, दिल की बिल्कुल साफ है, मेरे काम में हाथ बटाने में कोई संकोच नहीं करती, देखने में भी सुंदर है। मैं सोचती हूँ इसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं, तुम्हारा ब्याह करा दूं इससे। इस साल उसका एमए कंप्लीट हो गया है। पता चला है कि निशा के पिताजी अब उसकी शादी की भी तैयारी कर रहे हैं। हल्की हंसी के साथ अपर्णा देर तक विभोर के चेहरे को पढ़ती। अच्छा, यही मिली है आपको मेरी शादी के लिए, ये कहकर विभोर इधर उधर चला जाता। विभोर अपने गृहनगर भोपाल में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। महीने भर पहले उसकी फाइनल ईयर की परीक्षा हुई थी। आज रिजल्ट आना था। रिजल्ट के लिए कॉलेज जाने से पहले अपर्णा ने भगवान की पूजा अर्चना की और विभोर के माथे पर टीका लगाया। अपर्णा का पांव छूते हुए विभोर बोला, भाभी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे आशीर्वाद में इतना असर है कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही जाएगा। भगवान का प्रसाद खाकर विभोर कॉलेज चला गया। 2 घंटे बाद विभोर रिजल्ट लेकर घर पहुंचा और अपर्णा के पांवों से लिपट कर बैठ गया। भाभी, तुम्हारे स्नेह और प्रोत्साहन की वजह से फिर मेरा रिजल्ट अच्छा आया है। भाभी, अब मैं चाहता हूं कि एमटेक की पढ़ाई किसी बड़े शहर के कॉलेज में करूं। अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को जॉब आसानी से मिल जाती है। क्या कहती हो भाभी? तुम्हें जहां पढ़ना हो वहां पढ़ो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि अगर तुम कहीं बाहर चले गए तो मेरा क्या हाल होगा? मैं इस घर में अकेली पड़ जाऊंगी। तुम्हारे भैया को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। अब यदि तुम भी चले जाओगे तो कैसे कटेंगे मेरे दिन? अपर्णा ने अपनी आंखों को पल्लू से ढक लिया। ठीक है, कैरियर तो जरूरी है, ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। विभोर ने एमटेक की पढ़ाई के लिए रुड़की के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जिस दिन वो रुड़की जाने के लिए भोपाल से निकला, उस दिन उसके घर को खामोशी ने ऐसे घेरा मानो वो विभोर के जाने का इंतजार ही कर रही थी। अपर्णा अपने पति के साथ विभोर को छोड़ने स्टेशन तक गई। ट्रेन छूटने में अभी थोड़ा वक्त था। प्लेटफार्म पर भैया, भाभी और विभोर ऐसे खामोश खड़े थे जैसे किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही ना हो। 5 मिनट बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचने वाली थी। स्टेशन के अनाउंस रूम से यात्रियों को सचेत किया जा रहा था। विभोर अपना बैग उठाकर चलने को हुआ, तभी अपर्णा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वहां एक अच्छा सा कमरा ले लेना और मन लगाकर पढ़ाई करना। और हाँ विभोर, निशा को जरूर याद रखना, वो मुझे बहुत पसंद है। अनजाना शहर, अनजाने लोगों के बीच आज विभोर के कॉलेज का पहला दिन था। छात्रों का पूरा दिन एक दूसरे से परिचय में गुजरा। विभोर ने भी कई लड़कों से बातचीत कर जान पहचान बनाने की शुरुआत की। विभोर जब दूसरे दिन कॉलेज पहुंचा तो उसे सब सहज लगा और नए साथियों के साथ वो अपने क्लासरूम में घुस गया। छुट्टी होने के बाद वो बाहर निकला और पैदल ही अपने कमरे की ओर चल पड़ा। तभी सड़क पर आ जा रहे अजनबी लोगों के बीच पीछे से एक ऐसी आवाज आई जैसे उसे कोई पहचान वाला मिल गया हो। एक सफेद कलर की स्कूटी विभोर के बगल में आकर रुक गई। हेलो, मेरा नाम श्वेता है, मैं आपके ही क्लास में हूँ। आप आगे बैठे थे इसलिए शायद मुझे देख नहीं पाए। मेरा घर इसी शहर में है, लेकिन कॉलेज में कोई परिचित नहीं है। आप चाहें तो मुझसे दोस्ती कर सकते हैं। जी धन्यवाद, कल कॉलेज में मिलेंगे। सकुचाया सा विभोर ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। दूसरे दिन जब विभोर कॉलेज पहुंचा तो श्वेता उसे गेट पर ही मिल गई। शायद वो उसका इंतजार ही कर रही थी। विभोर, बड़ा प्यारा नाम है आपका। मैं भी आपकी तरह इस कॉलेज में नई हूँ और मुझे भी एक दोस्त की तलाश है। मुझे आप पहली ही नज़र में अच्छे लग गए। चाहती हूँ कि कई दोस्त बनाने के बजाय एक दोस्त ऐसा बनाऊं जिससे मैं हर बात कह सकूं। आपको मंजूर है मेरी दोस्ती? श्वेता विभोर के करीब आ गई। क्या सोच रहे हैं आप?
कुछ बोलते क्यों नहीं? विभोर का हाथ पकड़कर श्वेता क्लासरूम की ओर चल पड़ी। जी कुछ नहीं, हम साथ पढ़ रहे हैं तो दोस्ती तो हो ही जाएगी। ये कहकर विभोर ने श्वेता के हाथ से अपना हाथ अलग किया और तेजी के साथ क्लासरूम में घुस गया। दिन बीतते रहे। श्वेता धीरे धीरे विभोर के करीब आती गई। विभोर भी न जाने कब उसे अपना मान बैठा। 2 साल में ही श्वेता और विभोर की दोस्ती ऐसे प्रगाढ़ हुई मानो दोनों एक दूसरे को 2 जन्मों से जानते हों। फरवरी का महीना, ठंड का मौसम विदाई की तैयारी कर रहा था। कॉलेज की छुट्टी के बाद विभोर और श्वेता अलसाए से लान में बैठे थे। श्वेता ने अपने सिर को विभोर के कंधों का सहारा दे रखा था। परिंदे चहकते हुए अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उनकी सुरमई चहक में खोई श्वेता ने विभोर की ओर देखा और एक गहरी सांस के साथ धीरे से कहा, विभोर, हमारा ये अंतिम साल है। एग्जाम के बाद तुम अपने घर चले जाओगे। समझ में नहीं आता फिर मैं कैसे रह पाऊंगी। विभोर, क्या ये नहीं हो सकता कि हम अब कभी जुदा ना हों? मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। हाँ श्वेता, चाहता तो मैं भी यही हूं। इन 2 सालों में पता नहीं तुमने क्या जादू किया है कि अब तुम्हें छोड़ने की कल्पना से ही जी सिहर जाता है। श्वेता, मेरा अब तुम्हारे बिना रह पाना मुश्किल है। तुम मेरी भाभी से बात कर लो, वो मुझे बहुत चाहती हैं, कभी इनकार न करेंगी। वैसे भी उन्हें बहुत जल्दी है मेरी शादी की। विभोर की बातें सुनकर श्वेता को ऐसा लगा जैसे उसने उसके मन की बात छीन ली हो। गहराती शाम ने बातों को विराम दिया और दोनों उठकर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। कॉलेज की अंतिम परीक्षाओं के बाद विभोर वापस भोपाल जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसने श्वेता का हाथ पकड़कर वादा किया कि घर पहुंचकर वो जल्द ही भाभी से बात करेगा और हमेशा के लिए उसका हाथ थाम लेगा। विभोर जब घर पहुंचा तो भाभी अपर्णा की आंखों से खुशियों की धार ऐसे बही मानो वो पूरा घर डुबो देगी। विभोर को लग रहा था कि कितनी जल्दी वो अपने मन की बात भाभी के सामने रखे। बिना किसी भूमिका के उसने श्वेता की तारीफों का लंबा पुल बांध दिया और अंत में ये कहकर कि भाभी एक बार तुम उसे देख लो, वो अपर्णा के चेहरे की ओर ताकने लगा। उसे यकीन था कि भाभी का जवाब हाँ ही होगा। अपर्णा की प्रतिक्रिया के इंतजार में विभोर चुप बैठा था। अपर्णा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे को एक उदासी घेरती जा रही थी। विभोर, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। सोचा कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे और तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित होगी। निशा एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई है। इस जानलेवा हादसे ने उसकी जुबान छीन ली है। डॉक्टर का कहना है कि दिमाग में गहरी चोट आई है, अब वो कभी न बोल पाएगी। क्या भाभी, ये सब कैसे हो गया? विभोर चौंक गया। बताइए न भाभी, कब हुआ ये सब? लंबी सांस के साथ अपर्णा के मुंह से एक आह सी निकली। महीने भर पहले की बात है। निशा का ब्याह तय हो गया था। उस दिन लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। निशा अपने पापा के साथ बाजार से लौट रही थी। रास्ते में उनकी बाइक किसी बड़े वाहन से टकरा गई। पापा को तो हल्की चोटें आईं, लेकिन निशा उछलकर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर जा गिरी। सिर में गहरी चोट आई। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सिर में लगे घाव तो इलाज से ठीक हो गए, लेकिन दिमाग तक पहुंचा गहरा आघात दूर न हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि अब ये कभी न बोल पाएगी। जो घर विभोर के आने की खुशी में अब तक चहक रहा था, अचानक खामोश हो गया। विभोर निशा के घर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे अपर्णा भी चल पड़ी। विभोर को देखते ही बिस्तर पर लेटी निशा के चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ी। अपनी आधी अधूरी खुशी को दबाती हुई निशा कुछ देर विभोर की ओर देखती, फिर छत की ओर ताकने लगती, मानो कुछ ढूंढ रही हो।
विभोर को लगा जैसे निशा उसे अपने पास बुला रही हो। वो निशा के करीब पहुंचा और उसकी हथेलियों को अपने हाथों से दबा लिया। डबडबाई आंखों के साथ विभोर ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से जो कुछ कहा, उसे सुनकर वहां खड़े सभी लोग अवाक रह गए। निशा, तुम निराश ना हो। अब जीवन भर मैं तुम्हारी जुबान बनकर रहूंगा। ताउम्र तुम्हारे उद्गारों को मैं शब्द दूंगा। तुम्हारे मन के भाव मेरे स्वरों के साथ मिलकर हम दोनों के परिवार में खुशियां बिखेरेंगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।